अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जैसे कि आप सब जानते हैं कमेंट्स रिस्पांस का डे है, तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत से बैंक से रिलेटेड कॉमन क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती है और आप कन्फ्यूजन में रहते हैं। लेकिन मेरी वीडियो देखने के बाद आपको उन सब क्वेश्चन के बारे में क्लैरिटी मिल जाती है जो आपको कोई भी नहीं क्लियर कर पाता। एनी हाउ, आज का पहला क्वेश्चन है जी पप्पू राजा का कि पेंशनर्स मर जाए तो। अच्छा, पेंशनर्स के बारे में मैंने जो डिसीज़ अकाउंट की वीडियो बनाई हुई है आप वो देखें। इसके अलावा पेंशनर्स के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पेंशनर्स अकाउंट के बारे में, वो भी आप चेक करें। उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है पेंशनर्स मर जाएं तो बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले तो जैसे ही पता लगता है या अगर अच्छा, इसमें ना काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि पेंशनर समटाइम ऐसा होता है कि उसकी डेथ हो जाती है और उसके जो वली वारिस होते हैं, बेटे वगैरह जो भी है, वो उनकी पेंशन रिसीव करते रहते हैं। वो इन्फॉर्म ही नहीं करते बैंक वालों को या पेंशन जहाँ से आ रही है उस डिपार्टमेंट को कि जो एक्चुअल पेंशनर था उसकी डेथ हो गई है उसके बारे में बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं करते हैं और पेंशन जो है वो रिसीव करते रहते हैं। उनको यही होता है कि कुछ नहीं होता एनी हाउ। लेकिन अब प्रोसेस आ गया हुआ है कि 6 महीने, हर 6 महीने के बाद पेंशनर की बायोमेट्रिक होती है कि वो हयात है या नहीं हयात। लाइफ सर्टिफिकेट, नॉन मैरिज सर्टिफिकेट लिया जाता है। नॉन मैरिज सर्टिफिकेट क्या होता है कि जब आपको फैमिली पेंशन आ रही होती है, यानी कि किसी बेटी, विडो बेटी को आ रही है या फिर किसी बेवा खातून को आ रही है उसके हस्बैंड की, तो वो फैमिली पेंशन कहलाती है। तो उसमें क्या होता है कि री मैरिज तक, यानी कि अगर वो दोबारा शादी कर लेती है तो फिर उसकी पेंशन रुक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से हर 6 महीने के बाद एक तो उसका लाइफ सर्टिफिकेट लिया जाता है, दूसरा नॉन मैरिज सर्टिफिकेट लिया जाता है कि उसने अभी तक शादी नहीं किया, उसका प्रूफ लिया जाता है। ठीक है, अगर 6 महीने तक, जाहिर बात है कि जब बंदा ही वफात पा चुका हुआ है तो वो 6 महीने के बाद अपनी लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में कैसे बायोमेट्रिक करवाएगा और फिर बैंक को भी पता लग जाएगा और डिपार्टमेंट को भी पता लग जाएगा, जो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो बेहतर यही है जैसी पेंशन की डेथ हो जाए या अकाउंट में चाहे जितने मर्जी पैसे हों वो सारे के सारे आपको या लीगल हेड्स जो भी होंगे उनको मिल जाएंगे, उसके बारे में आप परवाह ना करें। ठीक है, जैसी पेंशनर की डेथ हो जाए आपने फौरी डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म करना है और डेथ सर्टिफिकेट जो है वो आपने बैंक वालों को भी सबमिट करवाना है। वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनकी पेंशन रुकवा देंगे और जो इनकी डेट ऑफ डेथ के बाद पेंशन आई हुई होगी उस पेंशन को वापस डिपार्टमेंट में रिटर्न कर देंगे। सारा प्रोसेस होगा। अगर कोई प्रॉफिट लगना हुआ, यानी कि अगर उनका कोई सेविंग अकाउंट था पेंशन का, तो फिर उनको प्रॉफिट क्रेडिट किया जाएगा। और जो भी फिर डिसीज़ केस का प्रोसेस होता है जिसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, वो चेक कर लीजिएगा। उस प्रोसेस के बाद फिर जितनी भी अमाउंट होगी वो चेक के ज़रिए लीगल हेड्स को प्रोवाइड कर दी जाती है। लेकिन इन केस अगर आपने उसमें से, यानी कि उनकी वफात के बाद कोई भी ट्रांजैक्शन की हुई है, डेबिट ट्रांजैक्शन, तो वो आपको वापस करनी पड़ती है बाद में, बैंक आपसे रिकवरी करवा लेता है। नेक्स्ट है जी नाइस इन्फो, थैंक यू सो मच। मैंने ABL आसान करंट अकाउंट के लिए अप्लाई किया तो बैंक वालों ने मेरा सेविंग अकाउंट बना दिया। इसका क्या तरीका है करंट अकाउंट करने का? अच्छा, आपने आसान करंट अकाउंट का कहा था लेकिन उन्होंने आसान सेविंग अकाउंट बना दिया। कुछ बैंक्स में है कि आप सेविंग अकाउंट को करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बैंक ऑफ पंजाब में भी अब ये फैसिलिटी आ गई है। ठीक है, लेकिन वो एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए है। अगर आपका करंट से सेविंग कर दिया है तो आप उनको कहें कि मैंने आपसे करंट का कहा था, आपने सेविंग अकाउंट ओपन कर दिया है, जो भी प्रोसीजर होगा वो फिर आपको गाइड कर देंगे या फिर आपका सेविंग अकाउंट बंद करके करंट अकाउंट की कैटेगरी में दोबारा खोल देंगे। नेक्स्ट है मैडम, बैंक अकाउंट बंद करवाने से पहले कौन सा रिकॉर्ड अपने पास सेव रखने की ज़रूरत होती है? अलबत्ता तो रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट क्लोज अकाउंट की भी मिल जाती है। लेकिन बेहतर यही है, अगर आप अकाउंट क्लोज करवाना चाह रहे हैं तो आप अपने, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है या आपको पता है कि मुझे इन महीनों के स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, या आप लेटेस्ट लास्ट 1 ईयर या 2 ईयर्स की स्टेटमेंट लेके अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, और इन केस अगर आपने नहीं भी ली हुई तो क्लोज अकाउंट की स्टेटमेंट निकालने का भी एक प्रोसेस होता है, वो आप रिक्वेस्ट दे के अपने क्लोज अकाउंट की भी बाद में स्टेटमेंट निकालवा सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि अकाउंट बंद होने से पहले आप अपने अकाउंट की स्टेटमेंट निकलवा के अपने पास रख लें कि इन केस इन फ्यूचर अगर किसी ट्रांजैक्शन के बारे में कोई मीन के डिस्प्यूट हो जाए तो उसके बारे में फिर आपके पास प्रूफ हो कि क्या मसला था या जो भी था। तो आप सिर्फ स्टेटमेंट निकलवा के रख लें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट के ऊपर आपका अकाउंट नंबर भी होगा, टाइटल भी होगा, ब्रांच का नाम वगैरह भी होगा और आपके पास प्रूफ भी होगा कि मेरा ये अकाउंट था इतने अरसे से। ठीक है, नेक्स्ट है जी, हम बैंक जाकर फेक बोलें
कल हमने अकाउंट ओपन करके 2 करोड़ रखने हैं, बैंक से जूस कोल्ड ड्रिंक पी कर फेक मोबाइल नंबर बताकर चले जाएं। अच्छा, ऐसा नहीं होता। 2 करोड़ वाले जो लोग होते हैं उनको बैंक वाले बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं। बैंक वाले इतने भी जो है बेवकूफ़ नहीं होते हैं, ठीक है। और जो कस्टमर खुद से मीन के प्रिटेंड करता है कि मुझे जूस पिलाओ या कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, तो उन जैसे कस्टमर से बैंक वाले वैसे ही बहुत ज़्यादा भागते हैं। अगर बैंक वाले खुद आपको ऑफ़र कर रहे हैं, बल्कि आप को चाहिए कि आप एक दफ़ा मना करें फिर उसके बाद वो मंगवा लें, तो वेल एंड गुड। और बैंक वाले इतने भी पागल नहीं होते हैं कि आप 2 करोड़ का कहें, हाँ 2-3 मिलियन का कहें तो शायद वो मान जाएं, लेकिन 2 करोड़ का वो इतनी जल्दी नहीं मानेंगे। वो आपके साथ विज़िट करेंगे कि आपका बिज़नेस कहाँ है, हमें बताएंगे। वो जो भी है वो 1 से 2 दिन के अंदर ही आपसे विज़िट लाजमी करेंगे। साथ ही आपके साथ जो है वो RM को भेजेंगे या किसी भी ऑफिसर को भेजेंगे जो मीन के कंसर्न पर्सन होगा। फिर उसके बाद अगर ये बात सच होगी तो फिर उसके बाद ब्रांच मैनेजर या फिर एरिया मैनेजर भी आपके साथ जा सकता है। जी मिस एक वीडियो बनाओ कि रिवॉर्ड पॉइंट्स कितने पैसों पर कितने मिलते हैं, मतलब रिवॉर्ड पॉइंट्स पर पूरी डिटेल में एक वीडियो। जी ठीक है, मैं बना दूंगी। ये क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछ रहे हैं कि जो क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर इनको पॉइंट्स मिलते हैं उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं। देखें, ये जो पॉइंट्स की वर्थ होती है ना, ये हर बैंक की डिफरेंट होती है। जैसे अल्फला ऑर्बिट्स है, उसका समझ लें कि अब मैं आपको कैसे समझाऊँ कि डिफरेंट होती है। डिफरेंट से मुराद जैसे HBL है, यानी कि HBL में है कि आप 25 रुपये खर्च करेंगे तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, ठीक है, जिसकी वर्थ 0.25 के इक्वल होगी। यानी कि आपके 100 रुपये खर्च करने पर आपको 1 रुपये की वर्थ जितना पॉइंट मिलेगा, यानी कि 100 रुपये खर्च करेंगे 4 पॉइंट मिलेंगे और 4 पॉइंट की वर्थ होगी 1 रुपया। तो ये जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं ना, उनको मेरी बात समझ आ रही होगी, जो दूसरे होंगे उनको नहीं समझ आ रही होगी। इसी तरीके से जो अल्फला है, ठीक है, अल्फला में मेरा जहाँ तक ख्याल है आज से कुछ 6-7 साल पहले की बात है, तब उसमें क्या था कि आप 200 रुपये खर्च करते थे तब जाके आपको 1 रुपये की वर्थ जितने ऑर्बिट्स मिलते थे। वहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स को ऑर्बिट्स कहा जाता है। तो ये हर बैंक की जो है ना वो अपनी समझ लें कि अपने बैंक के अकॉर्डिंगली या बैंक के इमेज के अकॉर्डिंगली या अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली डिफरेंट वर्थ होती हैं उनके ऑर्बिट्स की या रिवॉर्ड पॉइंट्स की। आप मुझे स्पेसिफिक बैंक बता दें कि मुझे इस बैंक के रिवॉर्ड पॉइंट्स की डिटेल चाहिए, तो मैं आपको फिर उस तरह से उस बैंक के बारे में स्पेसिफिक डिटेल के साथ आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। नेक्स्ट है जी, नहीं क्लियरिंग चेक निफ्ट को डिजिटल स्कैन करके भेजा जाता है या कोई फिजिकल ले जाता है। देखिए मेरी बात सुने, पहले क्या होता था कि क्लियरिंग बनाने के बाद अपने पास एक्सेल की शीट सेव की जाती थी, क्लियरिंग बनाई जाती थी, उसका एनवेलप बनाया जाता था और निफ्ट का बंदा आता था ले जाता था। अब मैंने आपको पहले भी क्लियरिंग के प्रोसेस में बताया था, जो क्लियरिंग होती है, चेक क्लियरिंग होती है, उसको स्कैन करके RTGS में तो फौरी तौर पे स्कैन किया जाता है, नॉर्मली भी स्कैन करके उसका डाटा एंटर करके इंटरनल सिस्टम में उसको सेव कर लिया जाता है और डिजिटली भेजा जाता है। और कुछ बैंक्स हैं जिसमें फिजिकली भी चेक्स को निफ्ट के ज़रिए भिजवा दिया जाता है, यानी कि स्कैन भी कर लिया जाता है, उसका डाटा इंटरनल स्टोरेज में एंटर भी कर दिया जाता है, यानी कि जहाँ से उन्होंने भेजना होता है निफ्ट को डिजिटली, ठीक है। और जो फिज़िकली चेक होते हैं वो भी सारा काम करने के बाद निफ्ट के बंदे को दे दिए जाते हैं, हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। आजकल ज़्यादातर जो है वो डिजिटली भी काम किया जा रहा है, जो फिज़िकली काम है वो बहुत कम कर दिया गया है, ये कह लें कि आप 10 to 20% कर दिया गया है, लेकिन मोस्टली जो है वो डिजिटली स्कैन करके इंटरनली सिस्टम में सारा डाटा एंटर करके भेज दिया जाता है और वेरी नेक्स्ट डे या जो भी तरीका होता है, जितना भी और लगता है, निफ्ट की तरफ से आपको रिस्पॉन्स आ जाता है। नेक्स्ट है, जैज़ कैश का बैंक कौन सा होता है? ये आप मोबिलिंक का कह सकते हैं। जैज़ कैश का बैंक होता है मोबिलिंक का, माइक्रो फाइनेंस बैंक। क्या किसी जैसे इजी पैसा है ना टेलीनॉर के साथ कनेक्टेड है, ऐसे जैज़ कैश जो है वो मोबिलिंक कंपनी के साथ कनेक्टेड है। क्या किसी बैंक में ऐसा भी होता है कि अकाउंट ओपन के लिए कस्टमर अकाउंट पहले अकाउंट ओपनिंग टेस्ट लिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। कस्टमर कंप्यूटर या लैपटॉप पर बैंक मोबाइल ऐप चल जाती है? नहीं, मोबाइल एप्लीकेशन सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन पे ही ऑन होगी। कंप्यूटर या लैपटॉप पर आप उनकी इंटरनेट बैंकिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मर्चेंट बैंक अकाउंट क्या होते हैं वर्सेस नॉर्मल अकाउंट? बेबी अंबर का क्वेश्चन है। अच्छा, मर्चेंट बैंक अकाउंट बेसिकली क्या होते हैं? जो पोस्ट मशीन होती है ना बड़े बड़े मॉल्स में या रेस्टोरेंट्स वगैरह में, आप जाते हैं, अपना कार्ड स्वाइप करते हैं और वहाँ पे आप डिजिटली पेमेंट करते हैं।
ठीक है, पोस्ट मशीन के ज़रिए। अब वो जो पोस्ट मशीन होती है ना, उसका जो अकाउंट होता है वो मर्चेंट अकाउंट कहलाता है। वो जो भी ओनर होगा या जो भी बिज़नेस का ओनर होगा, बिज़नेस के नेम से वो अकाउंट होता है और उसको मर्चेंट अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, और तकरीबन कोई 24 टू 48 आवर्स में उसकी तमाम तर ट्रांजैक्शंस क्लियर हो जाती हैं। अगर कोई डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन होती है तो वो 15 दिन के अंदर यानी कि 15 वर्किंग डेज में सेटल हो जाती है। जैसे सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी कार्ड से पेमेंट कट जाती है लेकिन मर्चेंट के पास रिसीव नहीं होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 1-2 दिन में या तो आपको ऑटो रिवर्स हो जाती है या फिर आप अगर क्लेम करवाते हैं तो 15 वर्किंग डेज़ में वो ऑटोमेटिकली सेटल हो जाती है। ठीक है, तो ये मर्चेंट अकाउंट होता है। मर्चेंट अकाउंट ओपन का तरीका क्या होता है, कौन ओपन करा सकता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, ये सिर्फ बिजनेस ओनर ही करवा सकते हैं जिन्होंने उस बैंक की पोस्ट मशीन को परचेज़ किया होगा। आपने सिंपली उस बैंक के हेल्पलाइन पे कॉल करना है, उनको कहना है कि मैं जो है वो पोस्ट मशीन आप लोगों की बाय करना चाहता हूँ, तो मेरी लीड जनरेट कर दें। आपकी लीड जनरेट कर दी जाएगी, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट को कंसर्न डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। फिर उस कंसर्न डिपार्टमेंट का बंदा आपसे खुद कॉन्टेक्ट करेगा और जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी आपकी बिज़नेस की, आपकी पर्सनली या जो भी है, आपका मर्चेंट अकाउंट ओपन करके आपको पोस्ट मशीन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये थे आज के कमेंट। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।